हेलो एवरीवन। आज है 28 फरवरी और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रॉबर्ट जेटन जो कि नीदरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस समिट का आयोजन गोवा में किया गया और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान किया है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। पंजाब ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत करी है और हाल ही में जो जिम्बाब्वे है एचआईवी से बचाव के लिए लेनाका पावर दवा को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। बेलाग्राम भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना जो कि महाराष्ट्र में है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का जो समापन है अब ये गुलमर्ग में होगा। इसका ये दूसरा फेज है। फर्स्ट फेज जो था ये लद्दाख में खत्म हो चुका है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया है। सचिन तेंदुलकर को भारत और जापान के बीच जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्मगार्जन, इसका 7वां एडिशन उत्तराखंड में शुरू किया गया। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान जिसका नाम है स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल, ये पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं। तो हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये रिसेंटली इजराइल के दौरे पर थे जहां इन्हें यहाँ का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान मिला है जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को सशक्त बनाने में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मान दिया गया है और खास बात यह है कि इस सम्मान को पाने वाले ये पहले वैश्विक नेता बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक कुल 29 देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर रखा है। इनके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो खास तौर पर आपको 2025-26 वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है, इन्हें ओमान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से इथियोपिया, नामीबिया, ब्राजील, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, मॉरिशस और श्रीलंका ने लास्ट ईयर ही अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया था। बाकी जिन जिन देशों ने सम्मानित किया है ये लिस्ट यहां से मैंने ऐड कर दी है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो आप रिलेट करेंगे फ्रेडरिक मर्ज के बारे में। ये है कौन? तो ये है जर्मनी के चांसलर, रिसेंटली भारत के दौरे पर आए हुए थे। वही जर्मनी जो कि हाइड्रोजन चालित ट्रेन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है। व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया के प्रेसिडेंट है, भारत के दौरे पर आए हुए थे दिसंबर के महीने में जहां इन्हें 21 तोपों की सलामी देकर के सम्मानित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, ये है अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति। इन्हें फीफा के जो अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फेनिटो के द्वारा इन्हें फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से रिलेट करके एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले ये दुनिया के पहले वैश्विक नेता बने हैं। सवाल नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जारी किए गए वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहले स्थान पर रखा गया है। तो इसमें यूरोपियन कंट्री जो है ग्रीस, ये रही है पहले स्थान पर। देखिए अभी हाल ही में वैश्विक रेजिडेंस इंडेक्स रिलीज किया गया, यानी कि वही है निवास सूचकांक जो जारी किया गया है जो कि प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा, जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लिविंग, टैक्स और वीजा फ्री सुविधा जैसे पैरामीटर के आधार पर कुल 40 प्रमुख निवास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। तो लगातार ग्रीस इसमें पहले स्थान पर रहा है। इसमें दूसरे स्थान पर यूएई, इटली और स्विट्जरलैंड देश रहे हैं। अब यहां से 2026 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग पर यदि हम नजर डालें तो महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत 131वें स्थान पर है। फरवरी 2026 में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 75th प्लेस पर है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 91 प्लेस पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, भारत 6ठे स्थान पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर है। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 प्लेस पर है। बाकी की रैंकिंग 2025 की है। 1 by 1 ये 2026 की अपडेट हो जाएगी। जैसे कि कल से
मार्च का महीना लग रहा है, तो मार्च के महीने में आपका हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज कर दिया जाएगा, तो 2026 वाला आप अपडेट कर लेंगे। जैसे कि आप 2025 का अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि खुशहाली सूचकांक में टॉपर फिनलैंड इंडिया 118 प्लेस पर है। अभी 20 दिनों में रैंकिंग फिर चेंज हो जाएगी। सवाल तीसरा है, आरबीआई का दूसरा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, आरबीआई का जो दूसरा डेटा सेंटर है ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित होने जा रहा है। आरबीआई का जो पहला डेटा सेंटर है ये कहां पर है? नवी मुंबई में है। तो देखिए, ये जो आरबीआई का नया डेटा सेंटर है ये किन पर्पस से शुरू किया जा रहा है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यूपीआई और आरटीजीएस जैसी डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा करना। यूपीआई की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसी डिजिटल सुविधाओं की इसके माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। और आरबीआई के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 फॉर्मेशन ईयर है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। गवर्नर अभी तो संजय मल्होत्रा है, पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। लगभग 8 महीने पहले आरबीआई ने ई कुबेर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, मतलब कि 75 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए इस प्लेटफॉर्म को कंपलसरी किया था आरबीआई ने। अब भुवनेश्वर की यदि बात की जाए, भुवनेश्वर ये ओडिशा की कैपिटल है। यहाँ पर आप कलिंगा स्टेडियम पढ़ते हैं, लिंगराज मंदिर पढ़ते हैं। इसके अलावा बैंगलोर के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई कर्नाटक की कैपिटल जहां आप इसरो का मुख्यालय पढ़ते हैं। इसके अलावा दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली से यदि आप फैक्ट रिलेट करें तो यहाँ की जो महिला मुख्यमंत्री हैं ये हो जाएंगी रेखा गुप्ता। और इसके अलावा दिल्ली में है आपका इंडिया गेट, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन कहां पर पड़ेंगे? मुंबई में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ये भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी है। मेगा सिटी की मैं बात कर रही हूं, यदि स्लम फ्री सिटी बस पूछी जाती तो चंडीगढ़ आंसर होता। भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे टूरिस्टों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन हिमराहत। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ यानी कि स्नो। भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण ऐसे टूरिस्ट जो फंस गए उन्हें बचाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया है, नाम है हिमराहत। और नाथुला सेक्टर और चांगलू झील क्षेत्र से टूरिस्टों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। आपदा प्रबंधन में सेना की इसमें त्वरित कार्रवाई या इंस्टेंट एक्शन देखने को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था ईरान में, सागर बंधु, इसके तहत भारत ने श्रीलंका को हेल्प किया। ऑपरेशन ब्रह्मा, इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने म्यांमार में सहायता पहुंचाई थी। कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कशन करें, देखिए ऑपरेशन शस्त्र के बारे में हमने देखा था। ये दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश, ईरान में प्रदर्शन के दौरान भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन सिंधु, ईरान में, इंद्रावती हैती में, अजय इजराइल में, कावेरी सूडान में, गंगा यूक्रेन में। और ऑपरेशन राहत ये 2015 में चलाया गया था यमन में संघर्ष के दौरान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा चर्चे में रही CM-302 मिसाइल विकसित की गई है? तो देखिए, हाल ही में भारत के पड़ोसी चाइना के द्वारा CM-302 मिसाइल विकसित की गई। अभी चर्चे में आया है ईरान चाइना के बीच इस मिसाइल को लेकर के जो डील है इसके कारण। तो CM-302 जो कि एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, चाइना की जो कंपनी है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने इसे बनाया है और इसे YJ-12 का एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। मारक क्षमता करीब 280-90 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल के बारे में और आप क्या देख सकते हैं, इसके रफ्तार के बारे में, तो ये मिसाइल मैक 2.5 से मैक 4 की रफ्तार से उड़ सकती है और समुद्र की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान, और इस कारण से इससे दुश्मन देश के राडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। डेवलप किया चाइना ने। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। भारत के कंधे पर बैठा चाइना जो कि मैक मोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है।
चाइना ने जनवरी 2026 में यांगसू प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया। ये हमने लास्ट मंथ देखा था। लॉदी नाम का एक नया उन्नत युद्ध पोत डेवलप किया। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। के वीजा की शुरुआत की गई। लास्ट ईयर का एससीओ समिट चाइना ने होस्ट किया। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दी। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट भी लॉन्च किया है जिसका नाम हो जाएगा स्टार-1। वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया कब जाता है? तो ये कल ही मनाया गया है, फरवरी महीने की 27 तारीख को। इस बार की थीम है समावेश के माध्यम से गरिमा बहाल करना, यानी कि रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। एनजीओ का मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एनजीओ के समाज में योगदान के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने वर्ष 2014 में इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किस टॉपिक वाली एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो सोशल साइंस की किताब थी इस पर बैन लगाया है? ये मुद्दा भी चर्चे में भी था, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो किताब है सोशल साइंस की, इसमें एक टॉपिक था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, यानी कि करप्शन इन द ज्यूडिशरी। इस किताब पर ही बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब कोर्ट ने विवादित किताब पर कंप्लीट बैन लगाते हुए इसकी छपाई और इसके वितरण पर भी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। साथ ही किताब की सभी प्रिंट और डिजिटल कॉपियों को तुरंत जब्त करके सार्वजनिक पहुंच से हटाने का आदेश दिया है। अब ये इतना ज्यादा मुद्दा हाईलाइटेड क्यों हुआ है? ये मामला है क्या, जो एनसीईआरटी है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसने 23 फरवरी 2026 को अपनी नई टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी किया। ये किताब जो है ये एजुकेशनल ईयर 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी है और किताब के एक अध्याय द रोल ऑफ द ज्यूडिशरी इन आर सोसाइटी के अंतर्गत ज्यूडिशरी में करप्शन से जुड़ा एक कंटेंट जोड़ा गया है और इसे ही लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ। इस किताब में लिखा क्या है? तो देखिए, इसमें जो है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार के समान बताया गया है। मतलब कि यदि न्याय देने में देरी हो रही है तो ये इंसाफ से इनकार किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से मुद्दा इसमें कवर था। साथ ही इसमें जो लंबित मामले पड़े हुए हैं इन आंकड़ों पर चर्चा की गई है। किताब में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,000 केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लगभग 62.40 लाख केस पेंडिंग है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी लगभग आंकड़ा करोड़ों के पार है। किताब में यह भी उल्लेख है कि न्यायपालिका के भीतर करप्शन और अनुशासनहीनता के मामलों से जनता का विश्वास प्रभावित होता है। यही बात रास नहीं आई है किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और इसने इस पूरे चैप्टर को ही हटाने के लिए इस किताब पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से 47 के बीच में इसका उल्लेख है। भाग 5 में आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी कर सकता है। निर्णयों पर पुनर्विचार 137 के तहत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? खिलाड़ी नहीं पूछा जा रहा है, किसी कंट्री के कप्तान जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया है, तो ये बने हैं इंग्लैंड के हैरी ब्रूक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 24 फरवरी 2026 को श्रीलंका के पल्लेकल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो सुपर 8 मुकाबला खेला गया, इसमें हैरी ब्रूक ने 51 बॉल में 100 रन जड़े, जिसमें 10 चौके 4 छक्के भी शामिल थे। और ब्रूक टूर्नामेंट के इतिहास में शतक बनाने वाले पहले कप्तान बने। इससे पहले वेस्ट इंडीज के जो क्रिस गेल हैं, इन्होंने 2010 में 98 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया था। अब यहां से मैंने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर ऐड किए हैं। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट भारत ने जीता। हरमनप्रीत कौर 356 मैच खेल करके महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान हैं और इस साल का जो वर्ल्ड कप रहा इसमें हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर ईशान किशन बने। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने, वुमेन प्रीमियर लीग आरसीबी ने, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने, 72 नंबर का महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट हरियाणा ने
ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का एलेना रायबाकिना ने जीता। T20 इंटरनेशनल जो महिलाओं का है, इसमें भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप जीती ईस्ट बंगाल क्लब ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप बेल्जियम ने, डेविस कप इटली ने, मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने। कितने वर्षों के बाद भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, इनका राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। तो देखिए 27 साल बाद, 27 ईयर के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है जो कि किया गया है राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है ज्ञानेश कुमार, इन्होंने करी है। और केंद्र और राज्य आयोग की ये जो मीटिंग है 27 वर्षों के अंतराल में हुई है। इस दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश भर में चुनावी प्रक्रियाओं को एक रूप करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के साथ तालमेल बैठाने का प्रस्ताव रखा है। और इस दौरान तकनीकी समाधानों जैसे कि ईवीएम, ECI नेट यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, इसके साझा उपयोग तथा मतदाता सूचियों के आदान प्रदान के माध्यम से आपसी समन्वय की बात कही गई है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक ही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, तो वो हम नहीं देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में है। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि इसी दिन 1950 में 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष या पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। किस प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसने राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो देखिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के लिए या इससे बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन कार्यक्रम को शुरू किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। HPV और सर्वाइकल कैंसर ये है क्या? देखिए HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सामान्य वायरस है। इसके 200 से अधिक प्रकार है यानी कि टाइप्स है, और इसमें से लगभग 40 प्रकार है जो कि ये यौन संपर्क से फैलता है यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। सभी HPV खतरनाक नहीं होते, विशेष रूप से इसका जो टाइप 16 और टाइप 18 है लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है, और ये टाइप के HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। 11वें नंबर का सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि फरवरी महीने की 28 तारीख को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को CV रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में दिया जाता है, जिसके लिए 1930 में इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इस बार की थीम है वुमेन इन साइंस सैटेलाइजिंग विकसित भारत यानी कि विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रेरित करना। फरवरी महीने में इंपॉर्टेंट डे में 1 फरवरी ICG डे, 2 फरवरी वेटलैंड डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 11 फरवरी यूनानी डे, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 फरवरी अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम ने स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया। 22 फरवरी चिंतन दिवस, 23 फरवरी विश्व शांति समझ दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। मैंने कल आपसे पूछा था वसई कैथेड्रल के बारे में जो कि महाराष्ट्र में है, इसके संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड मिला है। आज का सवाल है बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से कनेक्ट करने के लिए किसके द्वारा युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।